अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इको 401 का लेसन 25 करेंगे जो बेस करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बेस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इसमें हमने स्टडी करनी होती है होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करनी होती है। जैसे कि हम माइक्रो में स्टडी करते हैं, एक डिमांड है, उस डिमांड के बारे में सर्च करते थे, लेकिन यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी में जो डिमांड किसी चीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम सोप की डिमांड की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम इंडिविजुअली देखते थे कि एक बंदे की जो डिमांड है सोप की वो क्या है। लेकिन मैक्रो में हम देखेंगे कि पूरी जो हमारी कंट्री है उसकी क्या इकोनॉमी के अंदर सोप की डिमांड यानी एग्रीगेट लेवल हम देखेंगे। अब इधर हमें बताया है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है परफॉर्मेंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और बिहेवियर और नेशनल इकोनॉमी एज अ होल। जो हमारी अभी हम देखिए, जैसे मैंने आपको बताया एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीजें लिखी हुई, ये सारी क्या डील करने में आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील आती है। उसके बाद हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज अ टोटल प्लान एंड डिजायर एक्सपेंडिंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड एंड गिवन पीरियड, यानी कि ऐसी जो टोटल हम ऐसी डिमांड जो हम प्लान कर रहे हैं कि हमने ये चीज खरीदनी है, डिजायर मतलब हमें उसकी विश भी हो, ठीक है। ऐसी चीजें जो हमें विश हो हमने खरीदनी है, यानी कि हम खरीदना चाहते हैं, उन चीजों की जो डिमांड होती है वो हमारे पास होती है एग्रीगेट डिमांड। लेकिन यहाँ हमने देखें जैसे कि हम एक घर में चीजें लेकर आते हैं तो हमने उसमें जो हम महीने का राशन लेते हैं वो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। हम एक घर की वो एग्रीगेट डिमांड में आ जाती है क्योंकि हमें उसकी जरूरत भी है और हमने उसको प्लान भी कर दिया कि हमने खरीदनी है। लेकिन ये डिमांड होनी चाहिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एक साल का होता है, मोस्टली एक साल का होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब एग्रीगेट डिमांड इज अ सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीगेट डिमांड क्या है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। देखिए जो एक कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, पहले इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे हमें कोई चीज खरीदनी है, उजारी बात हम उसको देंगे, इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। एक आम कस्टमर इन्वेस्ट करेगा, फिर उस चीज को लेकर कंज्यूम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम गवर्नमेंट में चले जाएं, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट स्पेंड करेगी कि आप ये चीज काम करें, प्रोडक्टिविटी करें, फंड लगाएं, और जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इससे दो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, एक कंज्यूमर की और एक गवर्नमेंट के लिए, और ये एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज दैट द फर्म इन द इकोनॉमी एंड विल बी कैन विलिंगली प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब हमने क्या करना है, एग्रीगेट सप्लाई क्या, किसी चीज की सप्लाई करना, तो सप्लाई किस चीज की होगी, गुड एंड सर्विसेज। इज द टोटल वैल्यू ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज ऑल द फर्म, ऐसी वैल्यू जो गुड एंड सर्विसेज जो है फर्म प्रोड्यूस करते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या कहेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। वो हमारे पास आ जाता है एग्रीगेट सप्लाई। अब जैसे कि आपने यहाँ डिमांड में देखा था कि इसका भी सम है, इस तरह एग्रीगेट का भी कुछ ना कुछ सम है। एग्रीगेट सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ अवेलेबल इनपुट, टेक्नोलॉजी एंड प्राइस लेवल, क्योंकि वहाँ हम कुछ इनपुट लगाते हैं, इनपुट सूरत टेक्नोलॉजी की भी हो सकेगा, फिर उसके बाद हम जब सप्लाई करते हैं एक सेट कर लेते हैं प्राइस लेवल। तो ये हमारे पास सप्लाई की सम में आएगा इनपुट, टेक्नोलॉजी एंड प्राइस लेवल। एग्रीगेट सम में आएगा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट प्रॉफिट। ये आपने याद करना है। आगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो मेन फीचर है, मतलब मेन जिसके नाम ज्यादातर आपको सुनने को मिलेगा वो आदम स्मिथ का मिलेगा। इसमें हमने उन्हें नाम दिया आदम स्मिथ, डेवो, रिकार्डो, थॉम्स, ये सारे हमारे पास क्या इकोनॉमिकल उन्होंने दिया क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें सारे नाम चाहें तो आप ये पैराग्राफ पढ़ लें, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसके नाम अपने माइंड में रखने की कौन कौन सा क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ऑप्टिमम रोल ऑफ क्लासिकल अंडर क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक थी लिसी फेयर पे वो बिलीव करती थी, ठीक है। इस लिसी फेयर का मतलब ये है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो कहती हैं कि गवर्नमेंट करे जो फ्री मार्केट स्ट्रक्चर है, गुड है, सप्लाई, फंड, सारा कुछ फ्री प्राइस मैकेनिज्म फुल्ली छूट दे दे, जैसे चाहे ये क्या करें, इन आपस में काम कर सकते हैं, इनको आजाद छोड़ दें, और इस तरह अगर वो आजाद छोड़ दें तो क्या कर सकते हैं, एक ग्रेट अच्छा आउटपुट लेवल हो सकता है और हमारे जो रिसोर्सेज है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं।
इनका ये कहना था। और कंट्री के अंदर क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। लेकिन 1930 में क्या ये कंसेप्ट हो गया, गलत साबित हो गया और ग्रेट डिप्रेशन आ गया, और ये जो कंसेप्ट था बिल्कुल ही रॉन्ग साबित हो गया। फिर इसके बारे में मजीद रिसर्च की गई। इनविजिबल हैंड, अकॉर्डिंग टू आदम स्मिथ 1776, यानी कि आदम स्मिथ ने जितना भी काम किया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और मशहूर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ये 1776 में इन्होंने इकोनॉमिक्स में काम करना शुरू किया। इन्होंने डिस्क्राइब किया पैराडिक ऑफ लीसी फेयर मार्केट इकोनॉमी पे उन्होंने काम किया। इसका इनविजिबल हैंड वो हैंड होते हैं यानी कि जब कंज्यूमर और बायर इनको जो म्यूचुअल बेनिफिट होता है, एक पॉइंट में आकर इनका म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है, उसके बेनिफिट होने से जो हमारी इकोनॉमी के अंदर है जो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छी इम्पैक्ट पड़ता है, उस सबको हम कहते हैं इनविजिबल हैंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सप्लायर कोई चीज खरीद रहा है, ठीक है, सप्लायर कोई चीज खरीद रहा है, मतलब कंज्यूमर कोई चीज खरीदता है सप्लायर से, और सप्लायर कंज्यूमर उसके बिहाफ में चीज ले रहा है, कंज्यूमर की सप्लाई वांट्स पूरी हो रही है पैसे देकर, और जो सप्लायर उसको भी बेनिफिट हो रहा है कि वो पैसे ले रहा है और उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, इनविजिबल हैंड। यानी कि ऑटोमेटिकली जो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाए डिमांड सप्लाई पे, उसको हम कहेंगे इनविजिबल हैंड। इस पे जो मेन इंपॉर्टेंट कोटेशन है, सप्लाई क्रिएटेड ऑन डिमांड, यानी कि मेन कोटेशन है कि से लोग कहा जाता है कि सप्लाई क्रिएट ऑन डिमांड, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सप्लाई क्रिएट ऑन डिमांड का क्या मीनिंग है। जब क्या होता है, जब एक्सेस सप्लाई होती है, जब सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज्यादा होती है, लेबर काम करने वाले मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो उनकी क्या होती है, प्राइस भी कम हो जाती है। तो प्राइस कम हो जाती है, जब लेबर ज्यादा होंगी, उनकी प्राइस कम हो जाएगी, तो वेज रेट जो उनका मजदूरी होगी वो कम हो जाएगा, और फर्म क्या करेगी और डिमांड करेगी और लेबर रखे ताकि वो और ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि वेज रेट कम हो जाएगा। जहां वो 2 रुपए की चीज बना रही थी पहले, अब वेज रेट कम होने पे वो 1 रुपीज में बन रही है उसकी चीज, तो वो क्या करेगी, सप्लाई और क्रिएट कर लेगी। उसके बाद हमारे पास है फुल एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी क्लासिकल इकोनॉमी से वो कहती है फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो कह रही है इनविजिबल हैंड है, सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कंसेप्ट टोटली रॉन्ग था। द क्लासिकल व्यू अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन, क्लासिकल व्यू जो है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में क्या था, इन्वेस्टमेंट। अब उन्होंने कहा 3 किस्म की प्रॉब्लम थी ग्रेट डिप्रेशन में, जिसकी वजह से उनको लगा कि क्लासिकल जो है नहीं ठीक थ्योरी, ठीक है। लो इन्वेस्टमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो आउटपुट। इन्वेस्टमेंट, अब इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट कैसी थी, इन्वेस्टमेंट जो थी कंट्री के अंदर लो थी, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ही ज्यादा हाई था। देखें, जब इन्वेस्टमेंट, इंसान तभी किसी से पैसे, बैंक से पैसे लेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट करे और उसको बेनिफिट हो। जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा उसका प्रॉफिट इतना ज्यादा होगा कि वो उसको इंटरेस्ट ही देता, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी, बहुत ज्यादा हाई था, लोगों के पास रोजगार ही नहीं था, इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन आ गया। उसके बाद है फतर फॉर क्लासिकल मॉडल, और फतर ने डिस्कस किया क्लासिकल मॉडल के बारे में। यहाँ उन्होंने बताया कि 1913 में जो क्लासिकल मॉडल था वो फेल हो गया, और मुस्लिम कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका ये आपस में स्टक हो गए, जैसे कि आजकल आपको श्रीलंका का सुनने को मिल रहा है। हाई इन्फ्लेशन हो गया था, हाई इन्फ्लेशन मतलब एक इन्फ्लेशन रेट की कुछ परसेंटेज होती है, तो इतना इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया कि 1000 मिलियन पर ईयर हो गया था इन्फ्लेशन रेट, और 25% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी थी। इसमें सारी चीजें उन्होंने बताई कि ये चीजें होगी, जिसकी वजह से हम पता चला कि क्लासिकल मॉडल जो है फेल हो गया। अब उन्होंने बताया है कि ये सारी जो हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और आगे भी आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। आगे है कीनियंस एंड द ओरिजिन मोड ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सारी की सारी बेस करती है कीन्स की थ्योरी के बारे में, ठीक है। ये 20 सेंचुरी का एक इकोनॉमिस्ट था, इसने मतलब बताया कि ये चीज ठीक नहीं है, ये नहीं, ग्रेट डिप्रेशन के बदला जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसके बारे में उसने क्रिटिसाइज किया कि ये सारी चीजें हैं, और उसने अपने कीन्स व्यू ऑफ अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन। इसने कहा जी लो इन्वेस्टमेंट रेट है, ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट रेट है, इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। अनएम्प्लॉयमेंट हाई, अनएम्प्लॉयमेंट जो ही इसकी रीजन थी कीन्स की, ग्रेट डिप्रेशन आया, उसने उसी को डिफाइन किया कि ये लो इन्वेस्टमेंट क्यों आई है। लो इन्वेस्टमेंट इसलिए आई थी, उनका कहना था कि जो फर्म में उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जितना हम बना रहे उतना ही सेल हो जाएगा। हम लोगों ने ये नहीं देखा कि फर्म ने ये नहीं देखा कि बायर का क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चीज खरीदना चाहता है। उनका बस ये मकसद, जो चीज हम बनाएंगे वो खरीदेंगे। ये टोटली रॉन्ग है। जब चीजें बनाएंगे सेल ही नहीं होगी तो क्या फायदा। अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी, इनके लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो ये एक ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ रहा था इकोनॉमी के अंदर।
उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।